अच्छा जी, आज हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेटिज्म। ये सब्जेक्ट कोई हमारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव सोसाइटी। एक मिसाल कंजर्वेटिव सोसाइटी की तो आपने शायद इचरा बाज़ार वाले वाक़ये की सुनी ली होगी कि ख़ातून जो हैं वो एक लिबास पहन के गई इचरा बाज़ार में, जिसमें अरबी में हरूफ को लिखे हुए थे। लोगों को समझ नहीं आई कि अरबी में ये हरूफ क्या लिखे हुए हैं, मगर उनका ये ख्याल था कि शायद ये कुरान की आयत लिखी हुई हैं, इसलिए वो बड़े अपसेट हो गए और पुलिस को बुला लिया और वो ख़ातून को बंद करके रखा हुआ था, छुपा के रखा हुआ था पुलिस ने। फिर एक फ़ीमेल पुलिस कांस्टेबल शेरबानो उनका शायद नाम है, वो आई और उन्होंने उनको उस औरत को वहाँ से निकाल लिया। बाद में औरत ने बड़ी माफ़ी मांगी कि अगरचे मुझसे गलती कोई भी नहीं हुई, मगर फिर भी मैं माफ़ी मांगती हूँ किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। तो लोग अक्सर अब इंटरनेट पे उस पर तनकीद भी कर रहे हैं इस बात पे कि उस औरत के साथ क्या हुआ, मगर इस बात पे भी कि जिसकी गलती कोई ना हो वो माफ़ी मांग रही हो, तो ये भी बड़ी अजीब सी बात लगती है। बहरहाल इससे जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गई है किसी सेंस में। कुछ तो ये कह रहे हैं सर कंजर्वेटिव या इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, तो बस जहालत है और कुछ भी नहीं है। यू कुड थिंक ऑफ इट दैट वे, बट जनरली पाकिस्तान के बारे में दुनिया के अंदर इम्प्रेशन यही है कि पाकिस्तान एक रिलेटिवली स्पीकिंग कंजर्वेटिव सोसाइटी है। यहाँ के लोग कंजर्वेटिव हैं। कंजर्वेटिव से मतलब क्या? इट्स अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट सीक्स टू प्रमोट एंड टू प्रिजर्व ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, कस्टम्स एंड वैल्यूज़। ठीक है, जो चीज़ें पहले से चलती आ रही हैं उन्हीं को कंजर्व करना है, तब्दील नहीं करना। कंजर्व करना तो एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि मुश्किल नहीं है समझना। किसी चीज़ को कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, यानी कि उसको कायम रखना, वो ख़त्म ना हो, इन मानों में लिया जाता है। तो किस चीज़ को कंजर्व किया जाएगा? ज़ाहिर बात है जो पहले से चीज़ थी वो क्या थी? आपकी ट्रेडिशंस। ट्रेडिशन में रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, सिर्फ रिलीजन नहीं है ऑब्वियसली शामिल। आपका कल्चर, आपकी हेरिटेज, आपकी कस्टम्स, आपकी वैल्यूज़ एक्सेट्रा। ठीक है, उसमें अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, उसमें बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है जी, कुछ लोग कहें जी ऑनर किलिंग भी हमारा कस्टम है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, इसको भी कंजर्व करें। तो शायद इवन कंजर्वेटिव्स ये कहें कि नहीं यार इसको कंजर्व करने की ज़रूरत नहीं है, मगर जनरली जो हमारा कल्चर है उसको कंजर्व करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ वो लोग खड़े होंगे जो कहेंगे यार इस कल्चर में कोई ख़ास चीज़ बच नहीं गई कंजर्व करने वाली। शायद थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हों जो आप कंजर्व करना चाहें, मगर ओवरऑल कल्चर में बहुत तब्दीली की ज़रूरत है। पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी के अंदर बहुत तब्दीली की ज़रूरत है। एक तब्दीली की पॉलिटिक्स आपने देख भी ली, नए पाकिस्तान की तब्दीली की पॉलिटिक्स, उसमें भी एक क्यूरियस केस ऑफ मिक्सिंग अप ऑफ सर्टन ट्रेडिशनल आइडियाज़ और विद द स्लोगन ऑफ तब्दीली शामिल है। मगर बहरहाल देयर मेन गोल इज़ टू प्रिजर्व सोशल ऑर्डर एंड हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी। तारीख़ उनके लिए बहुत ही अहमियत रखती है कि हम ये लोग हैं, ये हमारी हेरिटेज है, ये हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, तो उसको हम ख़त्म नहीं करना चाहते। और सोशल ऑर्डर से हमारी मुराद जो है सिर्फ पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं है। सोशल ऑर्डर में हमारे बहुत सारी और चीज़ें शामिल हैं कि हम बड़ों को किस तरह ट्रीट करते हैं, हम ख़वातीन और मर्दों के दरमियान किस किस्म के ताल्लुकात को अच्छा या बुरा समझते हैं। अगर ख़ातून से आप मिलते हैं, जैसे पहली दफ़ा आप मिल रहे हैं, तो आप किस तरह से उसको मिलेंगे, किस तरह से ग्रीट करेंगे। अगर आप ख़ातून से कॉन्वर्सेशन करेंगे एज अ मेल, तो आप किस तरह से कॉन्वर्सेशन करेंगे। वाइस वर्सा, फीमेल टू मेल भी ये है। अगर आप किसी अपने से पोस्ट में ऊपर कोई बंदा है, स्टेटस में ऊपर कोई बंदा है, ऑफिशियल है, पब्लिक ऑफिशियल है, रिलीजियस फिगर है, स्कॉलर है, उस्ताद है, किस तरह से इसको ट्रीट करेंगे। ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। एक एग्जांपल आपको सोशल ऑर्डर की ये देता हूँ कि एक दफ़ा मैं गाड़ी में जा रहा था तो पुलिस वाले ने रोक के कहा जी लाइसेंस दिखाओ। मैं लाइसेंस दिखाया। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा क्या करते हो, बड़े हार्श किस्म की टोन में उसने पूछा। मैंने क्या करते हो, मैं कहा जी प्रोफेसर हाँ। कितने? मैं कहा जी यूनिवर्सिटी की लाहौर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंस उत्थे प्रोफेसर। उस्ताद जी गलती हो गई, तुसी थैंक यू वेरी मच, तुसी जाओ, थैंक यू, तुसी पढ़ाते हो लोगों ने, नेक काम करते हो, सॉरी। उल्टा उसने मुझसे माफ़ी मांगी। तो उस्तादों की अभी भी कुछ लोग जो है ना वो इज़्ज़त करते हैं। तो ये भी हमारे कल्चर का, हमारी सकाफत का। अगर मैं उसको कहता कि मैं डॉक्टर हूँ तो शायद उसका इसी तरह अच्छा रिएक्शन होता कि नहीं तुसी चंगा को काम कर दे हो। अगर उसे मैं कहता मैं म्यूजिशियन हूँ, अच्छा कर दे तो शायद उसका बड़ा नेगेटिव रिएक्शन होता है। ठीक है ना।
अब उसको मैं क्या बताऊँ कि मैं म्यूजिशियन भी हूँ और साथ में टीचर भी हूँ, उस्ताद भी हूँ, दोनों चीज़ें इकट्ठी हूँ, फिर तो वो ज़रूर कंफ्यूज हो जाता, उसको पता ना होता मैं इसको कैसे ट्रीट करूँ। बहरहाल यू गेट द पिक्चर कि कुछ चीज़ों को हम जो है बहुत अच्छी निगाह से देखते हैं, कुछ चीज़ों को हम बहुत ही बुरी निगाह से देखते हैं। बट दैट्स पार्ट ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। कुछ लोगों को हम बड़ी अच्छी निगाह से देखते हैं। मिसाल तौर पे अगर मैं किसी को कहूँ कि मेरा नाम सैयद तैमूर रहमान है, तो कुछ पिंडों शिंडों के अंदर ख़ास तौर पे लोग कहेंगे ओ शाहजी आए ने बिल्कुल उनका एटीट्यूड मेरी तरह चेंज हो जाएगा ना। और भी एग्जांपल्स दी जा सकती है। अगर इंटरनेट पे अगर मैं कोई बातचीत करता हूँ तो कभी कभार मुझे कमेंट आता है, तू कौन होना गल करने वाली, शक्ल मुसलमान वाली नहीं बनाई तू, यानी कि तुमने दाढ़ी भी नहीं रखी तो तुम कैसे बात कर सकते हो, ठीक है ना, पहले दाढ़ी तो उगाओ कहते हैं फिर मुझसे बात करना एंड सो ऑन। सो कम होता है ऐसे मगर होता है। तो या और भी चीज़ें हैं कि अगर कोई शलवार कमीज़ पहन के आएगा तो हम उसको एक तरह से ट्रीट करेंगे, अगर कोई पैंट शर्ट पहन के आएगा तो हम कहेंगे बहू आया है। हम और तरह से, अगर मैं धोती पहन के आ जाता पढ़ाने के लिए तो शायद आप जो उठ के चले जाते, कोई पता नहीं, राइट। Anyway, this is all part of our culture. It's all part of our social order, how we behave, etc. It's all part of our tradition. Some of them are so funny. मैं तो पंजाबी हूँ तो Punjabis are notorious for being funny. मिसाल तौर पे एक बंदा है, वो एक पंजाबी के पास जाता है, उसके घर जाता है, वो कहता है कमाल है जी तुसी बड़ा खूबसूरत घर बनाया। कहता आहो घर तो तुसी वेख लिया, बाहर 3 स्विमिंग पूल भी है ने। कहता 3 स्विमिंग पूल, आओ मैं आओ विखाना तन। वो जाके दिखाता, कहता पहला स्विमिंग पूल है ये गर्म पानी है। कहता अच्छा आओ सर्दियों च नहाने वास्ते गर्म पानी होना चाहिए ना यार। कहता ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अगला पूल दिखाता, कहता है वेखो ये ठंडा पानी है, बिल्कुल बर्फ जिहा ठंडा। वो क्यों? कहता वो इस वास्ते कि कोई यार गर्मियों च भी ठंडा पानी होना चाहिए ना नहाने वास्ते। कहता अच्छा ज़बरदस्त। और कहता सरदार जी तीसरा जो पूल है वह की मकसद है? वो कहता वो कोई पानी नहीं है। कहता वो क्यों? वो यार कभी कदार नहाने का नहीं भी दिल करता। सो यू गेट द पिक्चर कि इज दिस रियली ट्रू कि ज़िंदगी जो है और वक्त जो है के साथ साथ चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक सर यस, मुझे तो लगता है कि पुराना ज़माना बेहतर ज़माना था। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि नहीं सर दिस इज़ द टाइम टू बी इन फ्यूचर और भी बेहतर होगा? अच्छा ओके, मिक्स्ड एंड इंटरेस्टिंग थिंग। सो खैर एनीवे पॉइंट ये है कि अ कंजर्वेटिव पॉलिटिकल थिंकर माइट से दैट वी आर फॉरगेटिंग आवर वैल्यूज़। मिसाल तौर पे दे माइट से दैट इट्स अ बैड थिंग दैट that we are modernizing and we need to conserve many of those things. So conservatives will often promote causes such as, especially in the West, agar aap sune, family values, right, which means ke family system ko strong karna chahiye. This became a very important slogan when the feminists were demanding that abortion should be permitted beyond a certain period and before a certain period, in a certain window. Abortion should be permitted without necessarily having to justify it and so on. That was under the slogan of my body, my right, जिसका तर्जुमा फिर यहाँ पे हुआ मेरा जिस्म मेरी मर्जी, but the मेरा जिस्म मेरी मर्जी is a much broader slogan. My body, my right was a more specific slogan that the pro-abortion movement used. So they say no, if you are pro-abortion, we are pro-life. तो ये एक बड़ी debate रही वहाँ पे। तो जो pro-life के लोग थे वो कहते थे we believe in फैमिली वैल्यूज़, और ये जो फेमिनिस्ट हैं ये सारी फैमिलीज़ को तोड़ देंगी और तबाह कर देंगी और तोड़ दिया और तबाह कर दिया एंड सो ऑन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फिर ऑफ कोर्स जो कंजर्वेटिव्स हैं दे फील के जो मार्च ऑफ मॉडर्निटी है, जदीदियत की जो मार्च है, इसमें रिलीजन इज़ बिकमिंग लेस एंड लेस इंपॉर्टेंट, इट्स गोइंग आउट ऑफ आवर लाइव्स. Young people are no longer going to church or to the mosque, etc. Obviously, they haven't been to Pakistan. But they feel कि religion जो है ना वो out of fashion हो रहा है, out of step हो रहा है. Certainly that is the case in the West. It's not necessarily the case in Pakistan. But certainly that is the case in the West. So conservatives over there often complain कि ये नहीं. वैसे conservatives here also complain कि भाई we need to get closer to religion. We need to, the young generation especially needs to get closer to religion and so on. They are very pro-property rights in the sense कि वो कहते हैं private property, निजी मलकियत होनी चाहिए. ये socialist और communist जो ये कहते हैं कि सारी मलकियत जो है वो एक collective property बन जाए, उसके वो बहुत खिलाफ हैं. They are generally what we call tough on crime. इसका मतलब ये है कि they want strong punishments and strong law and order and strong policing. As opposed to the liberals or the progressives जो अक्सर ये theories आपको बताते हैं कि criminal को भी reform करना है, ये करना है. वो कहते हैं छोड़ो criminal को reform करना है,
सर पे डंडा मारो इन क्रिमिनल्स के, रिफॉर्म करने की क्या ज़रूरत है, राइट? सो टफ ऑन क्राइम, वॉर ऑन ड्रग्स वगैरह, ये सब चीज़ें उन्होंने. ऑल्सो इन द क्लासिकल conservative tradition, they were very much pro-aristocracy and pro-monarchy. That's actually where you get the tradition from. You get it from people who essentially supported monarchy, supported aristocracy, supported the Catholic Church and so on. So all of this together is what we would call right of the political spectrum. ठीक है? इसको हम political terminology में कहते हैं right wing. जैसे left wing लोग हैं, Marxists and socialists and communists, तो उसके बिल्कुल जो opposite लोग हैं उनको हम right wing लोग कहते हैं. So this is what we call conservatism is a right of the political spectrum. अब इसकी अपनी बड़ी मज़ेदार और लंबी हिस्ट्री है, and we can trace that through several authors. But the key event in this history is the French Revolution. The French Revolution is the most important event to understand conservative thought, because वहाँ से एक बहुत बड़ी debate generate होती है जो चलती रहती है. So as you know, the French Revolution is 18th century, and around this period we also have, although just before he passed away before the French Revolution, we have a figure, very important figure named David Hume. Hume was an empiricist. इससे मतलब ये है कि वो ये कहता था कि हम जो है, हमारी जो knowledge है, हर इंसान की जो knowledge है, वो उसको मिलती है उसके experiences से. मिसाल के तौर पे आपको अगर एक सेंसेशन मिलती है, आप एक चीज़ को हाथ लगाते हैं, एक सेंसेशन मिलती है, तो आप कहते हैं ओह दिस इज़ स्मूथ, यू अंडरस्टैंड, या गर्म है, या ठंडा है, या जो भी है, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन सेंसेशन. एंड आई शोड यू कि भाई एक फिजिकल सेंसेशन है, बट देयर आर सेंसेशन सच एज आई साइट, योर स्मेल, योर टच, योर टेस्ट, योर साउंड, और द साउंड दैट यू रिसीव, योर हेयरिंग, ये सारी हमारी सेंसेशंस हैं. So ideas, according to Hume, are basically complexes of sensations. Ideas are combinations of sensations. हमारे तमाम ideas हमारे experiences से आते हैं. एक हवाले से ये बहुत ही radical किस्म का और even atheistic किस्म का idea है, because, or Hume was accused of this obviously, of being, promoting atheism and the rest of it, because if all our ideas are based on our experiences, then are the ideas that are part of our religion also based on our experiences? Is religion derived from the experiences of our lived experiences as such? An empiricist would probably end up saying yes. The religion was generated as a result, whichever religion you're talking about, was generated as a result of the experiences of the people who generated that religion. So on the one hand, it's a very, sort of a radical idea. You could say it's a very untraditional idea. But just like Hobbes, although on the philosophical level, Hume stands as a very radical thinker, but on the political framework, in the political framework, he stands as a relatively conservative thinker. The same is, Hobbes के साथ भी यही मामला है कि Hobbes की जो methodology है वो बहुत ही radical है, because actually वो divine right of kings को बिल्कुल forego कर रहा है. वो ये कह रहा है society is like an organism, every part of it is like a limb, etc. And the sovereign, the political head, the king is like the brain. So he likens the society to like a body, literally like a body, a mechanism. And so he's not ascribing to that anything divine at all. वो ये कह रहा है कि ये सब कुछ हमने खुद ही किया है, हुकूमत जो है वो भी हमने खुद ही बनाई है. शायद आपको ये बात बहुत आज अनोखी नहीं लगती, बिकॉज हमें आदत हो गई इस कॉन्सेप्ट की कि भाई हुकूमत जो है वो एक सेक्युलर हुकूमत भी हो सकती है, एक नॉर्मल हमने फैसला किया हुआ कानून बनाया हुआ. ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बात हमें आज नहीं लगती, मगर जिस ज़माने में हॉब्स ने ये बात की, उस ज़माने में जो डोमिनेंट थियरी थी वो ये तो नहीं थी. वो तो ये थी कि हुकूमत जो है वो एक डिवाइन चीज़ है. नोबिलिटी जो है और क्लर्जी जो है ये डिविनिटी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और बादशाह जो है दे हैव अ डिवाइन राइट टू बी बादशाह. सो उस ज़माने में ये बड़ी रेडिकल बात लगती थी. तो इस तरह ह्यूम भी बड़ा रेडिकल है, मगर एक लेवल पे फिलोसॉफिकली, मगर उसकी पॉलिटिक्स जो है वो रेडिकल नहीं. उसकी फिलोसफी रेडिकल है और पॉलिटिक्स उसकी रिलेटिवली कंजर्वेटिव है. कहते हैं रीज़न इज़ लिमिटेड टू व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, क्योंकि हम जो भी चीज़ समझते हैं, जो जहन के अंदर आइडियाज़ आते हैं, वो क्या थे? कॉम्बिनेशंस ऑफ सेंसेशंस थी. तो हमारे एक्सपीरियंसेस से वो हैं. तो एक्सपीरियंसेस से ही हमने तमाम चीज़ें सीखनी है और समझनी है. जो चीज़ हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है वो चीज़ फिर हम सीख नहीं सकते. उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, उसके बारे में कुछ डेलिब्रेट ही नहीं किया जा सकता, उसके बारे में कोई कंक्लूसिव बात नहीं कही जा सकती. तो हमारे एक्सपीरियंस में डू वी हैव सच अ थिंग एज कॉजिशन इन एक्सपीरियंस? ह्यूम सेज वी डोंट. मिसाल के तौर पे अगर मैं इस चीज़ को छोड़ता हूँ, ये गिर जाती है, तो व्हाट एम आई ऑब्जर्विंग? ह्यूम कहता है ऑब्जर्व आप ये कर रहे हैं कि हाँ आपने इसको पकड़ा हुआ था,
फिर जब आपने उसको छोड़ा तो वो गिर गई। तो आपने एक ये ज़रूर देखा कि बार बार जब आपने इसको किया तो आपको ये नज़र आया कि ये इसमें रिजेम्बलेंस है। पहली दफ़ा भी आपने ये किया तो वही हुआ, दूसरी दफ़ा भी आपने किया तो वही हुआ। इसका मतलब है एक किस्म की रिजेम्बलेंस है, एक किस्म की रेपिटेशन है। ये आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ये भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि एक कंटिग्विटी है, कंटिग्यूस चीज़ें हो रही हैं, यानी कि कुछ चीज़ें इकट्ठी साथ साथ हो रही। मिसाल तौर पे इसको छोड़ना और इसका गिरना, दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं। ये भी आप कह सकते हैं, दोनों चीज़ें साथ साथ आ रही हैं। मगर क्या मेरे छोड़ने की वजह से ये गिरा है, ये जो कॉजेशन वाली कंक्लूजन है, ये आप नहीं कर सकते। ये आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ऑब्जर्व आपने ये किया है कि हाँ, एक बॉल ने दूसरे बॉल को स्ट्राइक किया, दूसरा बॉल आगे गया, ये ऑब्जर्वेशन है, ये करेक्ट है। कॉजेशन को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि डिड ए कॉज बी, ही सेज दैट इज अनऑब्जर्वेबल, दैट इज ऑल लाइक मेटाफिजिकल और व्हाटएवर। तो फ्रांसिस बेकन ने बताया कि यार मेथड साइंस करने का ये है, जिसको इन्फ्रेंस कहते हैं, वो ये है कि आपने ये करना है कि देखना है कि कौन सी चीज़ के साथ कौन सी दूसरी चीज़ जो है वो एज अ पैटर्न होती रहती है। अगर आपको ये नज़र आता है कि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ एज अ पैटर्न रिकर करती है, बार बार रिकर करती है, बार बार रिकर करती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपकी उंगली जो है वो इस स्विच में डाल दूँ, ठीक है, तो आपको झटका लगेगा और फिर मैं दोबारा डालूंगा और फिर झटका लगेगा और फिर मैं दोबारा डालूँ और फिर झटका लगेगा। तो उससे फिर आप एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और वो इन्फ्रेंस ये होगी कि इसके अंदर बिजली है और बिजली जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग थ्रू माय बॉडी एक्सेट्रा, और उसकी वजह से मुझे झटके लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये बिजली के झटके नहीं करना चाहते तो इस तरह से आप जो है ना एक किस्म की प्योर कॉजेशन तो नहीं निकाल सकते, मगर आप एक किस्म की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि जो कि दो चीज़ें इकट्ठी होंगी। अब गौर करो कि जो बड़ी एडवांस किस्म की अब फिज़िक्स है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, वो भी यही कहती है कि देखो जी, वी कैन नॉट रियली बी श्योर हाउ दिस सब एटॉमिक पार्टिकल इज गोइंग टू बिहेव, बट वी हैव अ प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट ऑफ हाउ इट्स गोइंग टू बिहेव, है ना। वो इसीलिए वो कहते हैं, देखो वो बाबे ठीक ही कह रहे थे, हम डायरेक्ट कॉजेशन नहीं निकाल सकते मगर प्रोबेबिलिटी निकाल सकते। सो इस मेथडोलॉजी से फिर लेट्स वी गोइंग इनटू द ब्रेन ऑफ दोस साइंटिस्ट एंड सीइंग कि उनकी थॉट प्रोसेस कैसे जा रही है, जिसकी वजह से वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि दो बिलियर्ड बॉल अगर इकट्ठे लगते हैं तो दैट्स नॉट कॉजेशन। तो अगर ये साइंटिफिक मेथडोलॉजी है कि आपने देखना है कि अगर एक इफ ए देन बी, ये बार बार ए की वजह से, ए जब होता है तो बी उसके बाद बार बार होता है, जितनी दफ़ा ए करोगे बी भी होगा। तो जब आप देखते हैं कि दोनों चीज़ें इकट्ठी आती हैं, फिर उससे आप एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं कि इफ ए देन प्रोबेबिलिटी इज मोस्ट लाइकली बी विल ऑल्सो अकर, ठीक है। That's how you work with science. So in that sense, there's nothing sure, but everything is a probability. There's a high probability that this will happen. Now, in this particular methodology, as Hume comes out of this and reads this and understands this, what we are saying is that things have contiguity. They occur next to each other. And there's a high probability of things occurring with each other. If this is true, reason can tell us about the best means to an end, but it cannot tell us right from wrong, because it actually cannot tell us causation. And if it cannot tell us causation, it can tell us कि अगर मैंने किसी को मर्डर करना है तो मर्डर करने का बेस्ट तरीका ये होगा कि मैं जाके ये कर दूँ उसके साथ। ये रीज़न आपको बता सकता है क्योंकि आपने, मगर क्या मुझे उसको मर्डर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये रीज़न आपको नहीं बता सकता। ये साइंस आपको नहीं बता सकती। साइंस आपको ये बता सकती है कि साइकिल कैसे बनानी है, यस, मगर साइंस आपको ये नहीं बता सकती कि साइकिल बनानी क्यों है, क्यों बनानी चाहिए। साइंस आपको ये बता सकती है कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलप करेंगे तो उसके रिज़ल्ट ये होगा, स्मोक कम हो जाएगी या जो भी है। मगर साइंस आपको ये नहीं बता सकती कि हेल्दी होना अच्छा है या बुरा है। दैट इज़ अ वैल्यू जजमेंट, दैट इज़ अ मॉरल जजमेंट। साइंस आपको it can help you to do what you're doing, but it cannot tell you what it is you ought to be doing. If reason is limited because reason cannot explain causation. This is just one example he's giving. Reason cannot determine right from wrong. Then morality is not based on reason, says Hume, but on sentiment. Morality is not based on reason, it's based on sentiment.
What is this sentiment? This sentiment is acquired and develops over time as people become habituated to other people, etc., to society. It's not through reason, in other words, that we determine कि मुझे कत्ल नहीं करना चाहिए. Reason cannot tell us, Hume is saying, causation. It cannot hence tell us morality. It cannot tell us कि कत्ल करना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए. What tells us that is sentiment. Sentiment is kind of like your emotion. It's something else from reason, right? It's telling you, नहीं यार ये बुरी बात है, अगर मैं ये करूँगा मुझे बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ये करने. जब आपको बुरी हरकत करते हैं आपको थोड़ा होता है ना, फीलिंग सी होती है ना, गिल्टी सी फीलिंग नहीं होती. तो जो गिल्टी सी फीलिंग होती है, कहाँ से आती है गिल्टी सी फीलिंग? ये रीज़न नहीं है, ये एक इमोशन है, ये एक सेंटिमेंट है, ह्यूम कह रहा है. ठीक है, हो सकता है आप रीज़न करें, हाँ यार बिल्कुल मुझे छुरी फेर देनी चाहिए, मगर छुरी फेरते हुए भी आपको अजीब सी एक कट में फीलिंग होती है, नहीं यार ये अच्छा नहीं है. देखिए कांट और ह्यूम और बहुत सारे और राइटर्स जो है ना इस वक्त, वो क्या कह रहे हैं, वो क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि रीज़न जो है बजाते खुद महदूद है. आपने ये आर्ग्यूमेंट सुनी हुई है, यू नो दिस आर्ग्यूमेंट. मिसाल के तौर पे लोग ये कहते हैं साइंस महदूद है, जहाँ साइंस ख़त्म होती है वहाँ क्या चीज़ शुरू हो जाती है? रिलीजन. सो बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ सेइंग कि साइंस कैन नॉट सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स. एट सम लेवल you need something else. You can call it morality, you can call it religion, you can call it something, whatever you want to call it. ठीक है? So that's what they're trying to get at. So this sentiment is acquired and develops over time as people become habituated to them, to other people, etc. अब again इसमें आप गौर करें, Hume is being a very much you could say an empiricist here. It's through experience that we develop this sentiment about each other. It's not because God puts it in our hearts to love each other. It's from experience. Hence, the rules of justice are the product of artifice and contrivance. यानी कि ये हम खुद फैसले करते हैं कि हमने justice के क्या rules बनाने हैं. Artificial है ये, जिस तरह Hobbes कह रहा है, and are intended to protect private property. ये हम खुद बनाते हैं. क्यों बनाते हैं? अपने तजर्बात की वजह से. इसके पीछे कोई reason नहीं दी जा सकती. इसके पीछे कोई causation नहीं दी जा सकती. इसके पीछे कोई pure abstract reason नहीं दी जा सकती. साइंटिफिक रीज़न नहीं दी जा सकती. देयर इज़ नो सच थिंग एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ये जो कह रहे हैं ना सारे आके कि रियासत सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने बनाई, बकवास कर रहे हैं. ऐसे हुआ कब है? कभी भी नहीं हुआ. पॉलिटिकल अथॉरिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ द हैबिट ऑफ ओबीडियंस फ्रॉम अ डी फैक्टो पावर. एक पावर इस्टेब्लिश हुई है, डी फैक्टो इस्टेब्लिश, यू नो, लाइक द फैक्ट इज दैट इट्स बीन इस्टेब्लिश्ड, राइट? एंड इट्स नॉट बिकॉज इट वॉज लेजिटिमेट, इट वॉजंट बिकॉज इट वॉज इलिजिटिमेट. It legitimized itself after establishing itself. Its establishment is prior to its legitimacy. So there's no social contract going on here. In fact, it's the opposite. The state is established prior to the social contract. इतनी देर से state बैठा हुआ है, कभी social contract का सुना ही नहीं. अब जाके आपने शुरू की हॉब्स में यहाँ बात social contract की 17th century में आके, है ना? तो कितने गया आप social contract था? इतनी सारी रियासतें बनी, कोई social contract नहीं था. So if you look at the reality, says Hume, social contract is something you may want. You may want कि भाई रियासत ये आपको rights guarantee करे. But that's not how the रियासत was created actually. The way the रियासत was created was गोरे यहाँ पे आए, उन्होंने मुगलों को फड़का दिया, मुगलों को फड़का के उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बना के उसकी फ़ौज बना दी. ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज के पास 1 मिलियन लोग थे. अंदाज़ा करें आप. कंपनी के पास एक जो कंपनी के पास जो चौकीदार थे वो किसी दुनिया की फ़ौज से बड़े थे. इनफैक्ट इट swelled up to 2 million people. ठीक है? ब्रिटिश इंडिया आर्मी वॉज बिगर देन द ब्रिटिश आर्मी भाई. ओके, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है ना, मैं समझता हूँ यूरोप की तारीख का. यूरोप की तारीख का वो ये नहीं था कि तैमूर रहमान ने वहाँ जाके PhD की, नहीं. जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था यूरोप की तारीख का वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन. मॉडर्न यूरोप की तारीख का ऑब्वियसली, क्योंकि उसने जो है ना पूरा भांडा ही फोड़ दिया, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं. एक तो उन्होंने बादशाह सलामत को हटाकर उसको, जिसको मैं कहता हूँ ना, फ्रेंच हेयर कट दी. फ्रेंच हेयर कट पता है ना कौन सी है? वो ऐसी हेयर कट होती है, वो बड़ी करीब होती है, इतनी करीब होती है, यहाँ से बाल नहीं वो काटते, यहाँ से बाल काट देते हैं वो. सर भी साथ उड़ जाता. ठीक है? एक तो उन्होंने बादशाह सलामत और उसकी पूरी फैमिली को ही, बीवी भी नहीं माफ़ की, उसको भी, कजन्स को भी नहीं माफ़ किया, पूरी फैमिली वगैरह को जो है ना फ्रेंच हेयर कट दी. दूसरा, उन्होंने चर्च को भी बिल्कुल फारिग कर दिया. चर्च की ज़मीनें टेक ओवर कर ली, कैथलिक चर्च की ज़मीनें वगैरह टेक ओवर कर ली, एंड सो ऑन.
तो चर्च भी जहाँ यहाँ पे था वहाँ से धड़म करके बिल्कुल ही पावरलेस हो गया, बिल्कुल उन्होंने नोबिलिटी और क्लर्जी दोनों को का सत्यानाश कर दिया। उन्होंने उसकी जगह नारा लगाया लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये तो ऐसे था जैसे कि एक जलजले की तरह यूरोप के थ्रू जो है इट ट्रैवल्ड लाइक अ हरिकेन एंड लाइक अ स्टॉर्म। इट वाज सो it really shook up the whole ruling class of Europe. In the French Revolution is they're overthrowing the church. Yeah, they're saying government will be secular. We don't want this church, etc. इससे तो हमें exploit किया है, ये तो feudalism की नुमाइंदा है। तो फिर लोग पूछते थे अच्छा फिर हुकूमत किस बुनियाद पे बनेगी? वो कहते थे लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की बुनियाद पे बनेगी। वो पूछते थे लोग कि लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी कैसे आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं? How will you know what liberty is and fraternity is and equality is? So they would say through the light of reason. Reason will guide us. Science will guide us. Rationality will guide us. That is how we will arrive at the right answer. ये तो ना सिर्फ एक पॉलिटिकल चैलेंज था चर्च को, बल्कि ये एक एपिस्टेमोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल चैलेंज था कि रीजन विल बी द बेसिस. सो इट वाज बेस्ड ऑन रीजन एंड द राइट्स ऑफ मैन. रीजन अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज डिक्टेटेड कि मैन is born, equal, that human equality is something that they derived from reason. समझ रहे हैं आप इस बात को? मतलब उन्होंने empirically नहीं derive किया कि हम सब बराबर हैं, वो तो नहीं है बराबर, मगर उन्होंने एक argument दी और argument ये थी कि सब इंसान बराबर हैं. अगर बराबर नहीं है समाज के अंदर तो अब हमने उनको बराबर करना है, क्योंकि हकीकत में सब इंसान बराबर पैदा होते हैं. आज भी हमारे जहन में ये तस्वर है कि एक और इतना इसका इम्पैक्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री पर और इंटेलेक्चुअल थॉट पर कि आज भी इसका हम पे बड़ा ज़बरदस्त असर है कि हम जब कहते हैं कि एक बच्चा पैदा होता है और हम कहते हैं कि भाई एक बच्चा चाहे एक घर में पैदा हो या दूसरे घर में पैदा हो, जो बच्चा है वो तो इनोसेंट है, टोटली इनोसेंट है और टोटली बराबर है. उसने तो नहीं, उसको क्यों ये सज़ा मिले पॉवर्टी की, या उसको क्यों ये सज़ा मिले कि वो उस कास्ट में उसको उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट किया जाए, या उसको कोई और सज़ा, कोई किसी किस्म की सज़ा क्यों दी जाए? वो तो टोटली इनोसेंट है ऑफ एनी क्राइम, क्योंकि वो तो बच्चा है, वो तो इनोसेंट है. दिस आइडिया ऑफ द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड इज ऑल्सो वेरी मच एन आइडिया लिंक्ड टू द इनलाइटनमेंट, टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड टू दिस आइडिया ऑफ द इनएलिएनेबल नेचुरल राइट्स ऑफ मैन. उससे पहले तो वो ये कहते थे अगर वो फलानी रेस का बच्चा है तो वो इन्फीरियर है, वो बराबर नहीं है, क्योंकि वो किसी और रेस का है, किसी और कौम का है, एंड सो ऑन, वो किसी और कास्ट का है. अब वो कह रहे हैं नो, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं. सो स्टेट और फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ये कह रहे हैं स्टेट वाज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिटीजन्स. किस मकसद के लिए? फॉर द गुड लाइफ, एक अच्छी जिंदगी के लिए. ये भी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है. गुड लाइफ ऑफ द सिटीजन क्या मतलब है भाई? स्टेट उस जमाने के अंदर तो ऐसे तस्वर किया जा सकता था, जैसे लफ्ज़ है ना स्टेट का लफ्ज़ है ना, दिस इज माई स्टेट, मैं यहाँ घोड़े चलाता हूँ वगैरह, राइट? स्टेट का लफ्ज़ आपने सुना ना. सो स्टेट भी वही था, स्टेट ही था उनका, उनकी मलकियत थी. इनफैक्ट हम तो लफ्ज़ जो है मलकियत और मुल्क वगैरह, ये सारे मलिक भी, कोई इधर मलिक तो नहीं बैठा, ये सारे एक ही रूट वर्ड से हैं, टू ओन समथिंग. So the state was not something that was kind of like, it belongs to everybody. It belonged to the king. Literally it belonged to the king. It was like the property of the king. But now the idea is very different. The state is not the property of the king. In fact, it's a social contract. और उसका मकसद ये है कि लोग, the good life. हैं? Good life? ये तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है. आज आपको नहीं लगेगी अजीब सी, सर गुड लाइफ होनी चाहिए, सर सबकी अच्छी ज़िंदगी होनी चाहिए. मगर उस ज़माने में गुड लाइफ का तस्वर नहीं था. उस ज़माने में तस्वर ये था कि एक ऐसी ज़िंदगी जो कि आपको जन्नत पहुंचाए. डजेंट मैटर कि वो उस सेंस में गुड नहीं है, वो इस सेंस में गुड है कि टेकिंग यू क्लोज टू गॉड. मगर वो इस सेंस में गुड लाइफ जो है और चीज़ है. इस सेंस में गुड लाइफ का मतलब है कि मुझे रोटी भी अच्छी मिले, मुझे कपड़ा भी मिले, मुझे मकान भी मिले, मुझे पढ़ाई लिखाई का भी अपॉर्चुनिटी मिले. बी ऑल यू कैन वांट टू बी एंड आई हैव टू अचीव माय पोटेंशियल एंड आई शुड बी हैप्पी एंड माय किड शुड बी हैप्पी एंड ब्ला ब्ला ब्ला. भाई ये बड़ी अजीब सी बात, ये बड़ी मॉडर्न आइडिया है कि एवरीबडी शुड बी हैप्पी, क्योंकि पुराने ज़माने में नोबडी वाज रियली हैप्पी. एग्जैजरेटिंग, मगर देयर वाज अ लॉट ऑफ अनहैप्पीनेस बिकॉज लाइफ वाज अनप्रेडिक्टेबल, लाइफ वाज नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट. कोई भी मसला हो सकता है, गुर्बत है, पॉवर्टी है, डिजीज़ है, सब चीज़ें हैं.
So you didn't expect the good life. You expected a difficult life. And you were ready for that mentally. Okay, oh, life is difficult, bhai. That's the way it is. Tough up. You know. But now, this is a new concept. No. State का मकसद ये है to give its citizens the good life. So ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ी. और इसके पीछे सारी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के मुखालफिन तो होने थे, जिन लोगों की जन्नत छिन गई, जो इतनी ऐश और आराम की ज़िंदगी गुजार रहे थे और कह रहे थे कनीज़ जाके अंगूर लेके आओ, यू नो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उनकी ज़िंदगी तो तबाह हो गई ना, जो इतनी मौज में रह रहे थे. तो ज़ाहिरी बात है उन्होंने कुछ ना कुछ इस इनकलाब के ख़िलाफ़ लिखना था. उन्होंने लिखा भी, उन्होंने बोला भी, उन्होंने हथियारों से भी उस इनकलाब को रोकने की कोशिश की. पूरे 100 साल लड़ाई होती रही इस पूरे मामले पर. So one of the most important writers is Joseph de Maistre, who is a French noble person, and he advocated social hierarchy and monarchy in the period immediately following the French Revolution. उसकी किताब का नाम है Considerations on France, जो कि 1796 में publish हुई और बहुत important work है against the French Revolution, जिसमें वो कहता है कि मोनार्की को हटा के फ्रेंच लोगों ने कुफर किया, चर्च को हटा के कुफर किया, और ये पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ये एक किस्म की अजाब है हमारे फ्रेंच कौम के ऊपर. मेस्टर अपोज द इनलाइटनमेंट, कहता है इनलाइटनमेंट का सारा कसूर है ये आइडिया, रीज़न लगे हुए हैं आप सारे, क्या रीज़न साइंस लगे हुए हैं. He argued that rationalist rejection of Christianity was responsible for the French Revolution, क्योंकि रैशनलिज्म छा गया और आपने रिलीजन को की इम्पोर्टेंस को ख़त्म कर दिया, कम कर दिया. आपने रीज़न करते करते साइंस करते रिलीजन की इंपॉर्टेंस ही ख़त्म कर दी. इसी वजह से इनकलाब हुआ. अगर आप रिलीजियस रहते और रिलीजन को सेंटर में रखते और साइंस ना करते फिरते तो इनकलाब ना होता. मोनार्की वॉज अ डिवाइनली सैंक्शन्ड इंस्टीट्यूशन. भाई ये डिवाइन राइट था किंग का जो आपने छीना, और जब आपने ये छीना तो ये एक अजाब था, एक पनिशमेंट फ्रॉम गॉड थी for what the crimes that you committed against Christianity by abandoning Christianity and going over to reason. You did something absolutely horrible. और ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में तबाही और बर्बादी और कत्ल व गारत हुआ है, ये सज़ा मिली है फ्रेंच कौम को. So Maistre was against scientific revolution, which itself was obviously challenging many religious ideas. इस पे अगर आपको किताब पढ़ना चाहें तो you know the conflict between religion and science या Catholicism and science की किताब है, एंड्रू डिक्सन वाइट की किताब है, कई इस तरह की किताबें हैं कि मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर साइंस वॉज इंक्रीजिंगली चैलेंजिंग रिलीजियस आइडियाज़. इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि इनफैक्ट दिस वाज अ चैलेंज दैट हैड कम अबाउट इन द लास्ट सेंचुरी. 17th सेंचुरी से ये चैलेंज शुरू हो गया था, 18th सेंचुरी तक ये चलता रहा. सबसे बड़ा और अहम चैलेंज जो था वो था द टोलेमिक सिस्टम ऑफ द सोलर सिस्टम. क्योंकि जो चर्च थी वो ये कहती थी कि जनाब अली तमाम सितारे और सियारे बशमूल चांद और सूरज दुनिया के इर्द गिर्द घूमते हैं, और ये बात बाइबल मुकद्दस में लिखी है, और लिहाजा ये चर्च का एक इसेंशियल डॉगमा था, उसका एक हिस्सा था उनकी बिलीफ का. तो इसके ख़िलाफ़ जब एक बंदे ने, ब्रूनो ने इसके ख़िलाफ़ बात की और उसने हीलियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड दिया, वो सन को बड़ी इबादत करता था, कहता था सन बड़ा ग्लोरियस है एक्सेट्रा, तो उसको उन्होंने पहले तो उसका केस हुआ, उसको कई साल जेल में रखा, फिर उसके बाद उसको कहा कि तू मान जा, बात मारी वरना तेरा भून देंगे तुझे. उसने कहा जो मर्ज़ी करना कर लो साहब जी. तो उन्होंने कहा सेंटेंस उसको सुनाया, सेंटेंस जो सुनाया वो भी सुनो कि तुम्हें ज़िंदा जलाएंगे हम, और ज़िंदा जलाने से पहले हम तुम्हारा मुंह जो है ना उसको एक उस लोहे की चीज़ के अंदर बंद करेंगे ताकि तुम बोल भी ना सको और तुम्हारी चीखो पुकार भी ना हो सके, और फिर तुम्हें ज़िंदा जलाएंगे और ऐसी आग पे जलाएंगे जो आहिस्ता आहिस्ता जल रही हो ताकि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा दर्द हो. और ब्रूनो का जवाब सुने आप, कहता है शायद आप ये जो द सेंटेंस यू आर प्रोनाउंसिंग अगेंस्ट मी, शायद आपको ये सेंटेंस सुनाते हुए ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे सुनते हुए डर नहीं लग रहा. And he accepted that sentence and he was then burnt in Italy. जहाँ पे वो उसको बर्न किया था ना, वो भी मेरे वीडियो में था जो मैंने उस दिन आपको दिखाया था. और now that's a beautiful garden. It's a beautiful garden. और इटालियंस कहते हैं, वो कहते हैं बड़ी जुल्म किया, ज़्यादती की, और अब इसलिए हमने उसको बाग बनाया है. वो उस ज़माने में क्या था, एग्जीक्यूशनर्स की जगह थी, वहाँ एग्जीक्यूट किया जाता था लोगों को. उन्होंने कहा अब ये सारी हिस्ट्री ख़त्म और अब इसको खूबसूरत सा बाग बनाएंगे और यहाँ पे कॉफ़ी पिएंगे और चाय पिएंगे और ब्रूनो के बारे में बातें करेंगे.
उसके बाद फिर एक और बंदा आया, उसका नाम था कोपर्निकस, निकोलस कोपर्निकस। उसने अपनी किताब लिखी, मगर वो उसको बड़ा डर लगता था चर्च से, ब्रूनो के साथ जो हो चुका था। तो उसने क्या किया, उसने अपनी किताब लिख ली, अलमारी में बंद कर दी, चाबी से बंद कर दी। जब वो मरने लगा था तब उसने अपनी फैमिली से कहा, अच्छा यार अब इसको ट्वीट कर, अच्छा यार अब इसको पब्लिश कर दो, ठीक है। उसके बाद उसने जाके पब्लिश की। जब उसने पब्लिश की, हो परेशानी हो गई। मगर एक और आदमी था जिसका नाम था गैलीलियो गैलीली, उसने वो किताब उठाई, उसने कहा वही मज़ेदार है। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था, बड़ा वेल रिस्पेक्टेड आदमी था, क्योंकि उसने टेलीस्कोप ईजाद की थी। टेलीस्कोप की वजह से जो वो ट्रेडर्स थे वो दूरबीन से देख लेते थे कि कौन सी किश्ती आ रही है, और पहले पैसे तैयार कर लेते थे, और फलानी स्पाइसेस आ रही हैं इंडिया से, दे कुड मेक अ लॉट ऑफ मनी दैट वे, राइट। सो इज हाईली रिस्पेक्टेड एज अ साइंटिस्ट, एज अ टीचर, एक्सेट्रा। 12 यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा रहा था। तो उसने ये कहा कि मैं जो ना, I just want to teach what Copernicus is saying. Like, it's not that I agree with it, मगर इसको समझना भी ज़रूरी है, थोड़ा सा मार्क्स भी पढ़ लेंगे हम, ज़रूरी है। Not that I agree with it. Obviously he did agree with it, which is why he was teaching it. तो चर्च बड़ी अपसेट हो गई। चर्च ने फिर उसका पूरा ट्रायल किया। उसने कहा जी मैं तो सिर्फ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। मगर he was such a successful guy and he thought कि लोग बड़े रीजनेबल हैं, तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं अपनी दूरबीन लगाऊंगा, क्योंकि उसने अपनी दूरबीन से मून को देखा। मून को जब उसने देखा, उसने कहा we always thought there was a man on the moon. There's no man. There are mountains on the moon. There are valleys on the moon. It's amazing. फिर उसने दूरबीन लगाई, उसने कई नए किस्म के मून्स को डिस्कवर कर लिया, उसने नए प्लैनेट्स डिस्कवर कर लिए। उसने कहा इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो उसने फिर बुलाया, उसने सोचा कि मैं बुलाऊंगा पोप को, मेरा दोस्त है, और पोप को मैं कहूँगा ये देखें सर, ज़रा दूरबीन में चेक करें, और आपको नज़र आएगा कि एक्चुअली हम जो है सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बट ही वॉज टोटली रॉन्ग। उसको बंद कर दिया और उसको सज़ा दी कि भाई तुमने कुछ पढ़ाना पढ़ाना नहीं है, और और ही वेंट ब्लाइंड एक्सेट्रा। उसको पहले कहा तो टॉर्चर करेंगे, माफ़ी मांग। फिर उसने माफ़ी मांगी गिड़गिड़ा के कि मुझसे बड़ी गलती हुई कि मैंने ये कह दिया कि दुनिया जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। जिस तरह वो औरत आज माफ़ी मांग रही थी कि मैंने गलती कर ली कि हलवा लिख दिया अपने ऊपर वगैरह। तो उस तरह उसने भी माफ़ी मांगी कि नहीं मुझे गलत फहमी हुई, असल में दुनिया जो है उसके इर्द गिर्द सूरज घूमता है। उसने ये माफ़ी मान ली, उसको कत्ल नहीं किया, उसको मारा नहीं, उसको बंद कर दिया। ही वेंट ब्लाइंड। ही सेड आई हु हैड ओपनड अप द विजन ऑफ द वर्ल्ड टू सो मेनी डिफरेंट वर्ल्ड्स, expanded it, I'm today now without vision in my own darkness. तो he died very unhappy. मगर उसका काम फिर एक और बंदे ने ले लिया केपलर के नाम से, और उसने टाको ब्राही एक और एस्ट्रोनॉमर था, उसके चीज़ों को इकट्ठा करके उसने वो मैथमेटिकल फार्मूला भी दे दिया, जिसके नतीजे में he could exactly and correctly predict the movement of the planets. And so mathematically he proved again the heliocentric solar system. Now this the church was not ready to accept. This was the reason, this was the revolt, the scientific revolt that the church was not ready to accept. So मेस्टर जो था वो फ्रांसिस बेकन के बड़ा खिलाफ था। वो कहता था बेकन खा के इसने अपना दिमाग ख़राब कर लिया है। He is the fountainhead of the destructive rationalistic thought. इसने जो ये पूरा रेवोल्यूशन शुरू किया साइंसेस में, इससे तबाही मच रही है। रैशनलिज्म लेड टू द टेरर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ही सेड इसी की वजह से देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और सारा मसला हुआ। उसने अपनी किताब भी लिखी, इन एग्जामिनेशन ऑफ द फिलॉसफी ऑफ बेकन, विच वाज ऑब्वियसली अ क्रिटिक ऑफ बेकोनियन रैशनलिज्म। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है एडमंड बर्क। ब्रूक हो गया यहाँ पे, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, बर्क है इसका नाम, ठीक है। He is an Englishman, also an Irishman, Irish English, etc. He was a minister of parliament from the Whig party, which was the liberal party of his time, but he was on the right wing of his own party, ठीक है, or you could say he was the conservative wing of the Whig party, and he was totally horrified by what he saw with the French Revolution. Totally उसने कहा ये क्या हो रहा है, क्या तमाशा बनाया हुआ है। उसने किताब अपनी लिखी रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, जो कि इंग्लैंड के अंदर फौरी तौर पे बहुत बड़ी हिट हुई और बड़ी हिट सीरीज थी वो। He argued that revolution had destroyed the natural hierarchy of society. इसने कहा natural hierarchy होती है, तबाह कर दी। He condemned the persecution of the Catholic Church. He said natural rights का concept ये सब बिल्कुल बकवास है। Instead he argued that rights are derived from tradition and history and religion. So natural rights के खिलाफ था। We fear God. We look up with awe to kings.
with affection to parliaments, with duty to magistrates, with reverence to priests, and with respect to nobility. Why? Because when such ideas are brought before our minds, it is natural to be so affected. What is natural is actually hierarchy. और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इक्वालिटी कह दिया, सब बराबर है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये अननेचुरल है. ये अननेचुरल किस्म की रेवोल्यूशन का यही नतीजा होना था कि देखो किंग बेचारे को फ्रेंच हेयर कट दे दी. Burke was also against Rousseau. Society is a partnership. Not only between those who are living. Rousseau तो कहता है ना हमारे दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. वो कहता है ये सिर्फ उन लोगों के दरमियान नहीं जो जिंदा हैं, but between those who are living and those who are dead and those who are to be born. हमारे ancestors के साथ भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे बाद भी जो लोग आएंगे उनके साथ भी हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है. If you want to talk about कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि पार्टनरशिप है, तो how can you ignore that? उनको किस तरह भुला सकते हैं हमारे आबाओ अजदाद को. Burke writes that Rousseau had a life of obscure and vulgar vices. Vulgar आदमी था ये. किस तरह? That was not checkered or spotted here and there with virtues or even distinguished by a single good action. एक जिंदगी में अच्छा काम नहीं किया. घटिया आदमी. Burke contrasted Rousseau's theory of universal benevolence. बड़ी बातें करता है, वो सब के लिए अच्छा होना चाहिए, universal benevolence, and is having sent his children to a founding hospital, stating that he was a lover of his kind but a hater of his kindred. अपने बच्चों के साथ क्या हिसाब किया रूसो, बड़ा आया यूनिवर्सल लव एंड हैप्पीनेस वगैरह वगैरह. देखो क्या ज़ाती ज़िंदगी में क्या इसने किया. ठीक है, बड़ा खिलाफ था रूसो के. देखो बेचारी मैरी एंटोनेट, क्या उसका हशर कर दिया. Burke criticized the French Revolution for its cowardly and ungallant assault on Marie Antoinette, Queen of France, and portrayed her as a defenseless woman assailed by the mob. हैं? इस पे मीटू होना चाहिए मॉब सारे पे कि जिस तरह उन्होंने मैरी एंटोनेट के बारे में. You have no idea the vile, disgusting things that were said about her. They were really vile and they were really disgusting, and they were everywhere in pamphlets etc. कि मैरी एंटोनेट के तो बड़े lovers हैं और ये है, वो तो affairs करती है और ये है और वो है और वो तो फ्रांस को बेच देगी. One of the reasons why the French hated her was because she was Austrian. She was not French, and Austria had gone to war with France, and then this alliance had occurred. And the French public was afraid that she is going to sell out her secrets to the Austrians and invite the Austrians back in to occupy France. ये भी सारी politics चल रही थी. Burke conceded that the failure of the French monarchy to reform led to its overthrow. हाँ, वो कहता है monarchy की भी गलतियाँ थी. देखो हम भी देखो aristocrats हैं, English aristocrats, मगर हम उनसे अक्लमंद aristocrats हैं. क्यों? क्योंकि देखो जब आवाम ज़्यादा इनकलाबी हो रही थी तो हमने glorious revolution किया, हमने पार्लियामेंट बनाई, पार्लियामेंट बना के उनको भी थोड़े से हकूक दे दिए, वो भी खुश हो गए, उन्होंने कहा वेल डन बॉय वेल डन, और वो चले गए और हमारी मोनार्की नहीं तबाह पर बात हुई. मगर जो फ्रेंच मोनार्की थी इन्होंने अवाम को हकूक नहीं दिए तो ये अड़ गए, इन्होंने रिफॉर्म्स नहीं किए. अगर ये रिफॉर्म्स कर लेते तो ये बच जाते. तो ये भी उसने समझाया. कहता है इंस्टेड ऑफ रीजन वी शुड रिलाई ऑन प्रेजुडिस. कह रही यार अजीब आदमी है, प्रेजुडिस से तो दूर भागना चाहिए. कहता है नो, प्रेजुडिस is of ready application in the emergency. It previously engages the mind in a steady course of wisdom and virtue and does not leave the man hesitating in the moment of decision, skeptical, puzzled and unresolved. Prejudice renders a man's virtue his habit. In other words, हमारी कुछ habits हैं. Prejudice से मतलब यह है हमारी कुछ intuition है दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, gut feeling है. Instead of reason, we should rely on gut feeling. Do you have a good feeling about this or do you have a bad feeling about this? Burke here is proposing intuition in the place of reason. From the times of the Greeks till now, there is a division made between reason and intuition and emotions. Reason and passions. The passion is what is in the heart, what is in the gut, your gut feeling, what your heart tells you. You can't reason it out. You can't tell us कि इसकी वजह क्या है. But you can feel कि यार ये बंदा जो है ना, I shouldn't trust him. You can't tell why you shouldn't trust him. But there's something in your gut that's telling you मामला गड़बड़ है, इसको पैसे नहीं देने या यहाँ से निकल किसी तरह से, right? ये gut feeling है. तो ये gut feeling होती है हम में, इसमें कोई. फ्रेंच रेवोल्यूशन ये कह रहा है कि अगर आपने समाज को बेहतर करना है, सोसाइटी को बेहतर करना है, तो आपने रिलाई करना है not on your gut feeling and all of this nonsense and religious feeling and फलाना feeling and धमकाना feeling and feeling and passion. ये सब हमने करके देख लिया, जंगों में फसाद करके हमने एक दूसरे को बर्बाद करके भी देख लिया. हमने अगर समाज को ठीक करना है और हम समाज को ठीक कर सकते हैं और समाज को ठीक करना है हमने कैसे? साइंस की रोशनी.
इल्म की रोशनी में, मंतक की रोशनी में, रीज़न की रोशनी में हम एक नया समाज बनाएंगे जो सब कुछ ठीक कर देगा, पॉवर्टी ख़त्म कर देगा, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, 4 चांद लग जाएंगे, हर बंदा जो है वो उसकी शादी भी हो जाएगी, जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ होगा, खुशी से हम रहेंगे। एक नया एज ऑफ रीज़न शुरू होगा, एज ऑफ एनलाइटनमेंट। किस चीज़ की रोशनी में? रीज़न की रोशनी। तो दूसरी तरफ ये लोग हैं, वो कह रहे हैं क्या बकवास कर रहे हो, रीज़न 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 है। देयर इज समथिंग नोन एज अ गट फीलिंग, देयर इज समथिंग इन योर हार्ट, यू कांट एक्सप्लेन इट, इट्स अ पैशन, इट्स समथिंग इनसाइड ऑफ यू, and you are totally ignoring that side of you that is not part of reason but is part of something far deeper than that, and that is what should guide us in our everyday. It does guide us, except आपने ये reason की टोपी ऊपर लगा दी है जिससे सारा मसला। अच्छा जी, तो अब क्या होता है कि जब बर्क ने और मेस्टर ने ये सब कुछ छापा तो उसके बाद उसका जवाब भी आया। पहले तो मेरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने लिखा, हु इज़ द ग्रेट फेमिनिस्ट, शी हैड ऑलरेडी रिटन अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन, नाउ शी रोट अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। थॉमस पेन जो अमेरिकन रेवोल्यूशनरी, उसने भी लिखा द राइट्स ऑफ मैन इन 1791। उसने कहा कि ये जो आप कहते हैं कि सोसाइटी इज़ अ पार्टनरशिप विद दोज पीपल जो मर गए हैं, इट्स लाइक व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग इज दैट द डेड, उनका डेड वेट हम कैरी कर रहे हैं, द डेड आर suffocating the living. That's what you're really saying. उन्होंने उस ज़माने में जो किया वो उस ज़माने के लिए ठीक था, उन्होंने कर दिया। अब हम एक नए ज़माने में रहते हैं और हम जिंदा हैं, वो तो नहीं जिंदा। अब जो जिंदा लोग हैं उनको ये मौका नहीं आप देना चाहते कि वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे बना सकें जिसमें अच्छी ज़िंदगी हो। तो ये उसका जवाब था। So both these pamphlets were a response to Burke's criticism of the French. One very important figure in the conservative milieu, intellectual milieu, is Leo Strauss. Strauss was a German American, and his important contribution is his critique of modernity and the recovery of classical political philosophy. उसने कहा ये जो सारी मॉडर्न फिलोसफी है इनलाइटनमेंट के बाद, ये जो उसके वो खिलाफ था। इनफैक्ट इनलाइटनमेंट के भी खिलाफ, मॉडर्निटी के तो सख्त खिलाफ, और लिबरल्स के भी खिलाफ। और वो कहता है कि जो क्लासिकल प्लेटो, अरिस्टोटल के पीरियड की राइटर्स हैं, इवन जो इस्लामिक राइटर्स हैं, उनके वाले से भी वो कहता है कि अगर आप उनको पढ़ें तो एक चीज़ है जो सरफेस पे है जो आप पढ़ेंगे, मगर एक उसका मायने है जो उससे भी ज़्यादा गहरा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहता है, वो कहता है एक ऐसे पीरियड के अंदर, हिस्ट्री के ऐसे पीरियड के अंदर, अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया आता है जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, मगर आपने उसको लिखना भी है ताकि वो लोगों तक पहुँचे भी और वो कहीं पे लिखा भी जाए, रिकॉर्ड भी हो, तो आप कैसे करेंगे? वो कहता है आप ऐसे करेंगे कि आप एक सब टेक्स्ट बनाएंगे, यानी कि बज़ाहिर आप एक बात कर रहे हैं मगर उसके सब टेक्स्ट में आप एक और बहुत ही ज़्यादा रेडिकल बात कर रहे हैं। और मैं जब एंशिएंट फ़िलासफ़ी को देखता हूँ, स्ट्राउस कहता है, तो मैं सिर्फ ये नहीं देखता कि लिटरली उन्होंने क्या कहा है, मैं उसके सब टेक्स्ट को पढ़ना चाहता हूँ कि एक्चुअली उनकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी बुनियाद पे वो एक नई पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी बनाने की कोशिश करता है। कहता है मॉडर्निटी हैज़ लेड टू अ क्राइसिस ऑफ नाइलिज्म। नाइलिज्म का मतलब है पीपल, समवन, अ नाइलिस्ट इज समवन हू डजंट बिलीव इन एनीथिंग, ओके, राइट रॉन्ग व्हाटएवर। रिलेटिविज्म, यानी कि अगेन कि तुम्हारी बात तुम्हारे लिए ठीक है, मेरी बात मेरे लिए ठीक है, कोई बात ठीक भी नहीं, कोई बात गलत भी नहीं, हर बात ठीक है और हर बात गलत है। हिस्टोरिसिज्म, दिस इज़ वेरी मच अ क्रिटिसिज्म ऑफ हेगल, क्योंकि हेगल ने अब हिस्ट्री को ऐसे दिखाया है जैसे कि इट्स इन अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड मूवमेंट फ्रॉम द लेस डेवलप्ड टू द मोर सोफिस्टिकेटेड एंड हाईली डेवलप्ड। वो कहता है दिस व्यू ऑफ हिस्ट्री उसको अच्छा नहीं लगता। एंड साइंटिज्म, हाउ इज साइंटिज्म डिफरेंट फ्रॉम साइंस? साइंस तो ये है दावा कि भाई हम चीज़ों को समझ सकते हैं बेहतर, और बेहतर समझने के नतीजे में हल भी कर सकते हैं। साइंटिज्म इज़ द व्यू दैट साइंस इज़ बेसिकली मोर ऑफ एन आइडियोलॉजी rather than what it claims to be, which is the objective, or a search for the objective truth. Science can never understand human nature, morality or justice. Positivist science, positivism पे बड़ी तनकीद आपने सुनी होगी। ऑगस्ट कॉम्ट का ये आइडिया था। ऑगस्ट कॉम्ट इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ सोशियोलॉजी, जो कहता था कि हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हल करेंगे। और उसने क्राइम पे बहुत लिखा, उसने सुसाइड पे बहुत लिखा, उसने पनिशमेंट पे बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक्ट्स लिखे। मगर उसमें उसने वो टेबल्स बनाता था, वो उसको साइंटिफिकली स्टडी करने की कोशिश करता था, एक क्वांटिटेटिवली स्टडी करने की कोशिश करता था।
For Strauss and many other postmodernists, this is positivism. उसने पूरे principles भी अपने enunciate किए कि what is positivism? Positivism was basically a method that where you could study things positively, really, you know, in their real movement and connection. That's why he called it positivism. So this kind of positivistic science is based on this fact-value distinction. Okay, there are certain things that are facts and there are certain things that are values. There are certain things as facts. Like, for example, a fact could be that Taimur Rahman was born on 27th May 1975. That's a fact, you would say. A value would be Taimur Rahman should not have been born on 1975. He shouldn't have been born at all because we don't want to attend his classes. Right? That's a value. The two things are different. The value के बारे में scientists ये कहेंगे कि that's not an objective statement. It's like an opinion. It's a value. We can't really have much of a debate about it. So this is the foundation. But notice that even the fact has many values in it. For example, मैंने कहा 27th May 1975. Very important thing to note there is that that's the Gregorian calendar. That's the Christian calendar. Why didn't I say it in the Muslim calendar? Why didn't I say it in the Buddhist calendar? Why not say it in some other calendar? So in other words, date बनाना भी, उसके पीछे भी पूरी एक history है, उसके पीछे पूरी एक politics है, उसके पीछे भी पूरी एक subjectivity शामिल है, जिसमें values शामिल है. So are there such things as facts as such? I don't know. Anyway, Strauss is a key figure in the development of the postmodern critique of modernity. यानी वो कहता है modernity को जो हमने बनाया हुआ है ये वो नहीं है. और postmodernism basically है ये modernity का criticism. अब आप पूछेंगे modernity क्या है? Modernity basically यही movement है जो philosophy में Descartes से शुरू होती है, which is the 17th century, और फिर आगे continue करती है, और जिसमें ये philosophers और scientists ये कह रहे हैं कि through the light of reason, मंतक को, लॉजिक को, रीज़न को, साइंस को इस्तेमाल करते हुए हम दुनिया के मसले हल करेंगे. ना सिर्फ ये मसला हल करेंगे कि कैंसर का सोल्यूशन क्या है या बॉडी की जो डिजीज़ हैं उनको किस तरह से ठीक करना है, बल्कि इवन जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करेंगे. सो फॉर दीज फिलोसोफर्स रैशनैलिटी इज़ नॉट और साइंटिफिक, उनके लिए एक ही बात है. वी कैन आर्ग्यू दैट देयर डिफरेंसेस एक्सेट्रा, बट उनके लिए उस पीरियड में एक ही बात है. इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू क्वेश्चंस दैट आर ओनली टेक्निकल क्वेश्चंस. This idea can also be used to study society. That's how you get political science. That's how you get political economy. That's how you get sociology. That's how you get anthropology. That's how you get all the subjects that are in the category of social sciences. Social sciences क्या है? Scientific methodology को इस्तेमाल करना society को समझने के लिए. तो जब हम कहते हैं आई एम इन द डिपार्टमेंट ऑफ मुश्ताक गुरमानी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, तो इसके पीछे पूरा एक फ़लसफ़ा है जो कि मॉडर्निटी के पीरियड से शुरू होता है कि वी आर गोइंग टू यूज़ द मेथडोलॉजी ऑफ साइंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी. अब स्ट्राउस वगैरह जैसे और पोस्ट मॉडर्निस्ट ये कह रहे हैं दे आर चैलेंजिंग सोशल साइंस इटसेल्फ. इट्स नॉट दैट दे आर चैलेंजिंग पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी या ये वो. नो नो, दे आर चैलेंजिंग द होल कॉन्सेप्ट. Can there be a social science? Because society is about values. And can you use science to determine which value is right and wrong? According to Hume, you can't. And according to these people, you can't as well. You see a direct line between conservatism and postmodernism here. You see a direct line of continuity between these two ideas. Okay. So Michael Oakeshott is also very, very important. His work, Rationalism in Politics, written in 1962, really elaborates on this question even further. कहते हैं, a rationalist stands, he always stands, for independence of mind on all occasions, for thought free from obligation to any authority save the authority of reason. ये बात आप किसी वाइस चांसलर की तकरीर सुन लें या आप तो सुनते ही नहीं, आप सो रहे होते हैं उस वक्त, मगर बहरहाल जब भी आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है या कोई असेंबली होती, स्कूल में असेंबली होती थी, तो वो आप वी बिलीव इन साइंस, वी बिलीव इन रीजन, वी डोंट बिलीव इन अथॉरिटी, ब्ला ब्ला, ये सारी तकरीरें आप बचपन से सुन रहे हैं, इतनी सुनी है कि अब आप सुनते ही नहीं हैं और नहीं करते. द रैशनलिस्ट रिजेक्ट्स Burkean prejudice, custom and habit, and believes in the open mind, the mind free from prejudice and its relic habit. वो reject कर रहा है habit को, वो reject कर रहा है intuition को, वो reject कर रहा है दिल में जो बात है और टेढ़ में जो बात है और गट में जो बात है और मेरी फीलिंग है इसके बारे में, वो फीलिंग को रिजेक्ट कर रहा है in a certain sense. और वो ये क्या कह रहा है, put your feeling aside, take out the check box, check the right thing, etc. etc. right? Scientific analysis करो अपनी relationship का, या अपनी रिलेशनशिप विद द स्टेट का, या अपनी रिलेशनशिप विद योर वाइफ का, या अपनी रिलेशनशिप विद योर सोसाइटी का. द रैशनलिस्ट पॉलिटिक्स इज इन एसेंस एन इंजीनियर, वो एक किस्म का इंजीनियर है.
जिस तरह इंजीनियर जो है ना कहता है मैं ये ब्रिज बना सकता हूँ, तो इसी तरह जो रैशनलिस्ट है वो कहता है मैं ये सोशल ब्रिज बना सकता हूँ, विल ब्रिज द डिफरेंसेस हैं। वो टर्मिनोलॉजी भी इंजीनियरिंग की इस्तेमाल करता है। He's an engineer obsessed with the correct technique for solving the problem he perceives to be immediately at hand. वो सोशल इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, वो चाह रहा है मैं इस मसले को ठीक करूँ। वो ऐसी उसकी अप्रोच ही सारी इस तरह से है जैसे कि सोसाइटी इज़ अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड, जस्ट लाइक यू नो ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड, or cancer is a problem that needs to be fixed. Society has a cancer and I'm going to fix it. That's his method of looking at politics and society. In fact, rationalism is the politics of the inexperienced. What does he mean? Because दो किस्म की knowledge होती है। एक होती है किताबी knowledge, bookish knowledge, abstract knowledge, जो कि आप फॉर्मूला के अंदर लिख सकते हैं, F=ma वगैरह लिख सकते हैं, और E=mc² डाल सकते हैं, और फॉर्मूलाज डाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज डिसेंट फलाना ढमकाना, काइनेटिक एनर्जी एंड सो ऑन। मगर एक है प्रैक्टिकल नॉलेज विच कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड एज एब्स्ट्रैक्ट रूल्स। उसको आप रूल्स बना ही नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्शन में ला ही नहीं सकते, उसके प्रिंसिपल्स आप बना ही नहीं सकते। तो वो जो नॉलेज है वो है प्रैक्टिकल नॉलेज। और वो किस तरह एक्वायर करते हैं? वो सिर्फ तब एक्वायर करते हैं जब आप किसी की शागिर्दी करें, जब आप उसके अप्रेंटिस बने, जब आप उससे सीखें तैमूर रहमान क्या करता है, कैसे पढ़ाता है, कैसे पढ़ता है, कैसे लिखता है वगैरह वगैरह, फिर आप वो प्रैक्टिकल चीज़ सीखते हैं। वो जो प्रैक्टिकल चीज़ है, वो कहता है जो रैशनलिस्ट है उसको इसका कोई आइडिया नहीं। द एक्विजिशन ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज रिक्वायर्स अप्रेंटिसशिप। Rationalist knowledge does not extend beyond the written word, which they read mechanically. It generates ideas in their heads, but no tastes in their mouths. So that's why they cannot really understand society. They reduce everything to a stereotypical formula, like a scientist, and try to solve it. And that's just, humanity is too complex for that. Humanity is too diverse. Society is too pluralist. बहुत ज़्यादा, human beings cannot be studied like lab rats. Perhaps even lab rats cannot be studied because they're living things, right? Facts don't care about your feelings. क्या नाम था इसका? Ben Shapiro argue that human nature is not perfectible. ये जो every effort कि आप जब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हो नहीं सकता. There will always be evil. We are just like that. There's good in us and there's evil in us. And both sides of us, of that, are part of our personalities. So the perfect society, that utopia that socialists and communists keep talking about, और feminists keep talking about, और environmentalists keep talking about, वो नहीं बन सकता. और जब आप वो बनाने की कोशिश करते हैं तो आप जो है ना सत्यानाश कर देते हैं. All efforts to fix human nature and create some sort of utopia will lead to totalitarian forms of state and society. Because it's human to be selfish. It's also human to be selfless. But the point is that the people who want to change things for the better and say, can't we all get along and let's go hug a tree, they want to change human nature, but you can't change human nature. That's why socialism and communism can never be successful, because you can never change human nature. This is what they call the human condition. It is the imperfectibility of life. Life will always be imperfect. Life will never be 100% right. People who are trying to make it 100% right are shooting for a goal that's impossible, right? It's always going to be imperfect. There's always going to be some form of oppression and slavery and zyati, koi na koi hogi. ठीक है, we can make it slightly better, but we can't make any utopia. ठीक है? And all these people on the left of the political spectrum, they want a utopia, and that cannot be achieved. They also reject rationalism. The core of conservatism is the critique of rationality, in the sense that reason can solve the problems, all the problems of humanity. It cannot. The world is too complex for the human mind to grasp. And the attempt to solve human moral and political problems through Enlightenment principles will inevitably lead to the gallows, the worst outcome, etc. They say this again and again, obviously. So critique of reason is the number one aspect of the conservative project. If we want to look at it, क्लासिकल यानी कि बर्क से लेके अब तक अगर ये पूरा आप पीरियड देखना चाहते हैं, सो उनकी कॉन्क्रीट डिमांड्स तो चेंज होती रही हैं, सोसाइटी जैसे चेंज होती रही, मगर जो चीज़ उसमें कॉमन है, जो आपको नजर आएगी, जो थ्रू आउट दिस पीरियड आपको नजर आएगी, वो है क्रिटिक ऑफ रैशनैलिटी. हिस्ट्री मैटर्स. द एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट, बोथ लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म. अच्छा, लिबरलिज्म और सोशलिज्म दोनों को कंजर्वेटिव्स जो हैं वो कहते हैं दिस इज द एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट. पोस्ट मॉडर्निस्ट भी यही कहते हैं, ठीक है, ऐसे कैटेगराइज करते हैं. और सोशलिज्म इज द एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट ऑन स्टीरॉइड्स. ठीक है, लिबरलिज्म ने तो फिर भी थोड़ा सा करके कहा कि बस इतना ही बहुत है. बस सोशलिज्म तो कहता है बस ये सारी एक्सप्लॉयटेशन खत्म होनी चाहिए और हम सबको इकट्ठा रहना चाहिए और वगैरह वगैरह. They attempts to break any society from its own history, traditions, culture and institutions. ये तो तोड़ दे रहे हैं ना हिस्ट्री को. ये कह रहे हैं कि एक नया समाज बनाएंगे, एक नया सूरज आएगा, एक नई उम्मीदें शहर उभरेगी, ये मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता और हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे. ये फैज़ अहमद फैज़ और हबीब जालिब,
they are breaking from history in the sense maybe they are using some metaphors from history कि जब ताज उछाले जाएंगे, तख्त गिराए जाएंगे, जब नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है और हाजिर भी, मगर वो तो सिर्फ मेटाफर्स हैं. एक्चुअली दे आर ब्रेकिंग फ्रॉम हिस्ट्री, फ्रॉम ट्रेडिशन, बिकॉज वो बादशाह भी ख़त्म करना चाहते हैं, तख्त गिराना चाहते हैं. वो जो रिलीजन का पब्लिक रोल है उसको भी ख़त्म कर, रिलीजन को प्राइवेटाइज कर देना चाहते हैं. जिस तरह PTCL प्राइवेटाइजेशन हो गई, ये रिलीजन को भी प्राइवेटाइज कर देंगे. वो औरतों और मर्दों को बराबर कर देना चाहते हैं. तौबा इस्तग़फ़ार, कभी हो ही नहीं सकता. बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं वो किस तरह, हाउ कैन यू रेकनसाइल दैट एक्सेट्रा वगैरह वगैरह हैं. वो सुपीरियर्स और इन्फीरियर्स के दरमियान जो फ़र्क है उनको रिकग्नाइज ही नहीं करते. सो दिस इज़ ब्रेकिंग फ्रॉम हिस्ट्री. हज़ारों सालों से आफ्टर ऑल स्लेवरी ऐसे हिस्ट्री के अंदर एक्सप्लॉयटेशन भी है. यू कांट जस्ट ब्रेक फ्रॉम हिस्ट्री लाइक दैट. अच्छा, सो मोरालिटी, लॉ, पॉलिटिक्स कैन नॉट बी बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट ह्यूमन बीइंग. हिस्ट्री मैटर्स, दे आर द रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल एवोल्यूशन. हम अपनी तारीख से कट नहीं सकते. हेंस कंजर्वेटिव्स कंसिडर चेंज एज बीइंग इनहेरेंटली अनस्टेबल, रिस्की एंड प्रॉब्लमैटिक. इसलिए वो ये कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ रैडिकल चेंज, yes there should be some change, but change should be very slow and well thought out. आराम आराम से करो. ये नारे ना लगाओ मारली जान की तरह कि जब लाल लाल लहराएगा तो होश ठिकाने आएगा, है ये नहीं. Let's think about it. आओ बैठो, let's have a cup of tea. और सोचेंगे Taimur, well what do you think of फलाना question? Well I think we could look at this one more time. It should be slow as possible. Slower the better, because I believe in evolution, not revolution. क्योंकि कंजर्वेटिव कहते हैं जो एवोल्यूशनरी चेंज है वो स्लो होगा, जो स्लो चेंज है वो ज़्यादा परमानेंट होगा और ज़्यादा अच्छा होगा, वेल थॉट आउट होगा, और जो रेडिकल चेंज है वो ठीक नहीं है. They also reject all visionary politics. All effort to change the human condition lead to a cure that is worse than the disease. Visionaries do not recognize the pluralism and diversity of everyday life, the fact that individuals have conflicting needs, desires and values. The pluralism of life has to be bent to the vision. अब विजन है, तैमूर रहमान कह रहा है कम्युनिज्म. अब उसने परवाह नहीं करनी, बच्चे भूखे हैं, बीवी बेचारी रो रही है, स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं सर क्लास का टाइम ख़त्म हो गया, खुदा के लिए. वो कह रहे हैं नहीं, मेरा विजन है कि आई विल बी द बेस्ट टीचर एवर, और उसके लिए जो भी मुझे करना पड़े मैं करूँगा. विजनरीज का बड़ा मसला है यार. विजनरीज जो है ना वो हमेशा दे कांट हेल्प बट बिकम टोटलिटेरियन, क्योंकि उनको लोगों की परवाह नहीं है. मुझे अपने स्टूडेंट्स की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ उस विजन की परवाह है जहाँ तक मैंने पहुँचना. I don't care about you as people and individuals. I only care about my vision. That's what conservatives say. Hence, at the end of every vista, you see nothing but the gallows, says Burke. Conservatives are staunchly, of course, anti-socialist, anti-communist, anti-feminist, and argue that slow reforms are better than any radical break. Last slide. Authority. Conservatives, पुराने ज़माने में used to argue for monarchy. Today for religion, but a reformed kind of religion, not the same one. The state, parental authority, fatherly authority, class authority, they respect, in other words, traditional authority, hierarchy and institutions. वो कहते हैं ये institutions ठीक हैं on the whole. जिस तरह जॉर्डन पीटरसन भाई कहते हैं कि वेस्ट में कौन सी पेट्रियार्की, दिखाओ मुझे, किधर पेट्रियार्की, कोई पेट्रियार्की नहीं वेस्ट के अंदर तो सब बराबर है, कोई मसला ही नहीं है. There is no patriarchy in the West, he says. So, and also he is a great admirer, you can see, of Western institutions, the Western way of life, Western religion, Christianity, all of those things. He doesn't see कि भाई imperialism है, colonialism है, सत्यानाश कर दिया, African slavery, ये वो फलाम. थोड़ी बड़ी गलतियाँ वो तो बाकियों ने भी की. हम बेहतर हैं देश से, हमसे मेरी मुराद है. जॉर्डन पीटरसन कह रहे हैं वेस्ट बेहतर है. They argue that hierarchy is inevitable in nature, hence patriarchy is also natural. इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता. हाँ, इसमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, इसमें जुल्म ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, मगर फ़र्क है ना. पेट्रियार्की से मतलब ये है कि कुछ रोल्स हैं जो मेल ओनली रोल्स हैं, कुछ रोल्स हैं जो फीमेल रोल्स हैं, और फीमेल वो काम नहीं कर सकती जो मेल कर सकता है, और मेल वो काम नहीं कर सकती जो फीमेल कर सकते हैं. लिहाजा ये दोनों रहता है. At the same time, they are skeptical towards any extension of the state into the lives of citizens in the name of welfare. So अगर कोई कहता है कि नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम बना दो, स्टेट को बढ़ा दो, वेलफेयर स्टेट बढ़ा दो, कहते हैं नहीं, ये हमारी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस है. Last, they emphasize community and a non-interventionist state. They much rather prefer कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठूं, टीवी देखूं, फुटबॉल देखूं. That is what makes me happy. The state is not going to make me happy. These scientists and so on are not going to make me happy. These radicals are only going to make things worse, etc. यही है तरीका एक अच्छी ज़िंदगी.